या थोड़ी सी वेल्थ क्रिएशन पर, क्योंकि एक बड़ा रिस्क मार्केट के लिए, कई लोगों के लिए रिस्क नहीं था, कई लोगों के लिए था, लेकिन शायद एक रिस्क अब मार्केट के लिए थोड़ा निकलता हुआ नज़र आ रहा है, वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जो पिछले 10 साल की इस बुल मार्केट में एक बहुत बड़ा फैक्टर रही है। तो चुनाव नतीजों के बाद निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप सभी रिकॉर्ड हाई पर हैं। इस ज़ोरदार तेज़ी में रिटेल क्या करे? अच्छा, रिटेल ने लगातार इस मार्केट में पैसा लगाया है और पैसा बनाया है, और इवन वीक मार्केट में पैसा कंटिन्यू किया, ये सबसे बड़ी बात थी। लेकिन अब हमारे साथ कोटक एएमसी के एमडी और सीईओ नीलेश शाह जुड़ गए हैं। नीलेश भाई, गुड मॉर्निंग। तो रिटेल पैसा लगाता रहा, एफआई निकालता रहा, अब क्या रिटेल को बस बने रहने की ज़रूरत है और बाकी का काम क्या ये एफआई कर देंगे अब हमारे लिए इस इन लेवल्स पर खरीद कर? So, अनुज भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर हियर। यस, रिटेल निवेशकों की जो रुख है, जो मैच्योरिटी है, वो वाकई काबिल तारीफ है। मार्च 2020 में कोविड में उन्होंने खरीदा। सितंबर 21 से जून 22 के बीच में एफपीआई जब दबा के बेच रहे थे तब खरीदा। एंड हर लेवल पे उन्होंने खरीद के मार्केट को आज इस ऊंचाई पे है। पहले जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे पहुंचता था तो खुशी तो जरूर होती थी, बट दिल में कहीं एक दर्द होता था कि भारतीय निवेशक इसमें उतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं जितना कर रहे हैं। वो कमी इस तेजी में पूरी हो गई। रिटेल निवेशकों का निवेश डायरेक्ट स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड के जरिए बढ़ा है और एफपीआई को काफी हद तक हम बैलेंस कर रहे हैं। जब तक हमारी ग्रोथ स्टोरी आगे चलती रहेगी और हर करेक्शन के ऊपर खरीदने के लिए रिटेल निवेशक तैयार होंगे, तब तक हमारी मार्केट अच्छी चलती रहेगी। तो नेक्स्ट बड़ा सवाल, और रिटेल ने बहुत पैसा बनाया है नीलेश भाई, अर्निंग्स ग्रोथ अब यहाँ से आप किस तरीके की देख रहे हैं, और अगर मार्केट में बने रहें तो किस तरीके की कंपाउंडिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या 15-16% कंपाउंडिंग हम इन लेवल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में, क्योंकि तभी फायदा है पैसा लगाने का मार्केट में? अनुज भाई, यहाँ पे मैं थोड़ा डिफर होना चाहूंगा। हमारी महंगाई का दर अब डबल डिजिट नहीं रहा, अब वो मिड सिंगल डिजिट, लो सिंगल डिजिट है। तो उसके ऊपर रियल रिटर्न 10% डबल डिजिट लाना मुश्किल होगा। मेरे हिसाब से रियल रिटर्न अगर इक्विटी में रिस्क लेके 4-5% मिलता है तो वो बहुत ही अच्छा रिटर्न है। लोगों को अपने रिटर्न की एक्सपेक्टेशन थोड़ी मॉडरेट करनी चाहिए, बट रिटर्न की कंपाउंडिंग का नजरिया या अवधि बढ़ा दे तो मुश्किल नहीं लगता। पैसा तो उतना ही बनेगा और ज्यादा बनेगा, सिर्फ अवधि थोड़ी ज्यादा चाहिए। बट ये रियल पैसा है, नॉमिनल पैसा नहीं है। आप नीलेश जी, लेकिन हर छोटा निवेशक जो इस रैली को और बढ़ते देख रहा है, वो सवाल यही पूछेगा कि क्या इन लेवल्स पर मैं पैसे लगाऊं, और अगर लगाऊं तो ज़्यादा एलोकेशन फिर फंड मैनेजर्स कहां पर करते दिखाई देंगे? यहाँ से अगर रैली को और जोर पकड़ना है तो लीडरशिप कहां पर आपको लग रही रहेगी? सो हर्षिता, अगर हम देखें तो इस वक्त मार्केट में एक ही क्षेत्र है जहां पे थोड़े कंसर्न्स है वैल्यूएशन के। कुछ स्टॉक ऐसे हैं जहां पे फ्लोटिंग स्टॉक बहुत कम है, और जो भी छोटा मोटा फ्लोटिंग स्टॉक है वो कुछ निवेशकों के हाथों में है। सेलिंग बहुत कम हो रही है, तो छोटी मोटी बाइंग से भी वैल्यूएशन आसमान को छू रहा है। मेरे हिसाब से उन सेक्टर्स में अब शायद उतनी तेजी नहीं होगी, और जो स्टॉक्स स्पेशली बैंकिंग क्षेत्र में चले नहीं है, वैल्यूएशन अच्छा हुआ है, वहां पे खरीदारी हो सकती है, वहां पे रिटर्न की गुंजाइश ज्यादा लगती है। सेक्टर रोटेशन मार्केट का नियम है, आज जो चला वो कल थोड़ी सांस लेता है, और जो कल सांस ले रहा था आज चलने लगता है। तो सेक्टर रोटेशन हमें नेक्स्ट 6-12 महीनों में दिखने को मिलेगा। एंड स्मॉल एंड मिड कैप एंड माइक्रो कैप्स के साथ साथ लार्ज एंड लार्जर मिड कैप भी चलना चालू हो जाएंगे। तो स्मॉल मिड कैप्स के साथ लार्ज कैप्स में भी अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई देगी।
एक चर्चा हम कुछ देर पहले कर रहे थे कि सरकारी कंपनियों में कितना जोश अब तक आया और यहाँ से आगे का रुझान क्या रहेगा। पहले ये सरकारी कंपनियों के साथ जब भी कोई टिप्पणी होती थी या फिर एक्सपोजर की बात होती थी वो विनिवेश से जुड़ी हुई रहती थी, लेकिन आजकल उनकी कैपेसिटी कितनी बिल्ड हो रही है, कितना उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा, कितनी उनकी ऑर्डर बुक मजबूत है, उस बात को लेकर चर्चा रहती है, जो लार्जली रेलवेज और डिफेंस के लिए है। लेकिन अपने कोर जो कमोडिटी प्लेज हैं, ओएनजीसी, कोल इंडिया, आपकी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, नीलेश जी आप शायद स्टॉक स्पेसिफिकली जिक्र ना करें, लेकिन यहां पर कितना पोटेंशियल है और बेहतर रिटर्न्स और बेहतर अर्निंग्स डिलीवरी का? हर्षदा, एक निवेशक की नजर यही रहेगी कि मैं कंपनी के फ्यूचर को किस तरह डिस्काउंट कर सकता हूं, किस तरह एस्टिमेट कर सकता हूं। आज डिफेंस सेक्टर में मुझे आगे का मामला कुछ अच्छा दिखाई देता है, बिकॉज सरकार ने कई चीजें सिर्फ लोकल प्रोक्योरमेंट के लिए रिजर्व कर दी है। सेकंड, उनका बजट भी बड़ा है डिफेंस खरीदारी के लिए, और बाहर के देशों के आयात करे उसकी जगह पे सरकारी कंपनी और प्राइवेट इंडियन कंपनी से खरीदारी हो रही है। तो फ्यूचर का एस्टिमेट करना इजी हो गया है। कॉन्फिडेंस आता है कि जब तक ये चलता रहेगा इन कंपनीज में निवेश कर सकते हैं। ऑयल मार्केटिंग क्षेत्र को अगर देखें तो एक चीज पक्की है, जब ऑयल के दाम ऊपर जाते हैं वो लॉस करते हैं, जब ऑयल के दाम नीचे आते हैं तो वो प्रॉफिट करते हैं ना। हमारा ऑयल के ऊपर कोई व्यू नहीं बनता, कभी ऊपर कभी नीचे। जब तक हम फ्यूचर को एस्टिमेट नहीं कर पाए, अनुमान नहीं कर पाए, तब तक उसकी प्राइस कैसे डिटरमाइन करेंगे। जाहिर है कि जहां पे फ्यूचर को अनुमान करना मुश्किल है वहां पे वैल्यूएशन सस्ता रहता है। तो डिफेंस एंड रेलवे कंपनीज में वैल्यूएशन आसमान को छू रहे हैं और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में वैल्यूएशन सिंगल डिजिट में है। तो जब तक आप निवेशक को ये विश्वास नहीं दिला दे कि उनकी फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी कैसे रहेगी, तब तक वैल्यूएशन मिलना मुश्किल है। ओके, सिंस आपने बात छेड़ी दी है तो अब यहाँ पर इस समय डिफेंस, रेलवेज, पीएसयूज, इसमें एक इन्वेस्टर की अप्रोच क्या हो? क्या ये अभी भी लीडरशिप पॉकेट रहेगी? क्योंकि बुल मार्केट के लीडर्स नॉर्मली मेंटेन करते हैं अपने आप को, और अगर हाँ तो अब इसमें पार्टिसिपेट कैसे करें? अनुज भाई, यहाँ पे दो डिफरेंशिएट करना जरूरी है। कौन से ऐसे पीएसयू स्टॉक है जहां पे फ्लोट रीजनेबल है और प्रॉपर बाइंग सेलिंग से प्राइस डिटरमाइन हो रही है, और कौन से ऐसे पीएसयू स्टॉक है जहां पे फ्लोट कम है, कंट्रोल्ड है, कुछ निवेशकों के हाथ में है, और यहां से लेके इलेक्शन तक डाइवेस्टमेंट ना होने की संभावना से लोग भाव को चला रहे हैं। मेरे हिसाब से इलेक्शन के बाद डाइवेस्टमेंट प्रोग्राम चालू होगा। इस लेवल पे, इस वैल्यूएशन पे यकीन है कि सरकार डाइवेस्टमेंट जोर से करेगी, और जैसे जैसे वो सप्लाई बाजार में आता रहेगा वैसे वैसे इन वैल्यूएशन को सस्टेन करना मुश्किल दिखता है। तो उन पीएसयूज में निवेश करिए जहां पे फ्लोटिंग स्टॉक ओपन है और प्राइस डिटर्मिनेशन मार्केट की बाइंग सेलिंग से तय होती है, ना कि कुछ कंट्रोल फ्लोटिंग स्टॉक या कुछ निवेशकों की वजह से। नीलेश जी, आज के बड़े इवेंट की हम बात कर रहे हैं जो कल चुनावी नतीजे उभर कर आए हैं, लेकिन अगला जो इवेंट है जिस पर बाजार की भी नजरें रहेंगी वो आरबीआई की पॉलिसी है, और बैंकों को लेकर हम देख रहे हैं बाजार भर में काफी ज्यादा उम्मीद है कि यहाँ से अच्छे रिटर्न्स बनेंगे। अब यहाँ से आगे जो भी पॉलिसीज आएंगी, आरबीआई अपने आप को कैसे पोजीशन करने वाला है, क्या उम्मीद है आपकी? आरबीआई इस वक्त मतलब बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठा है। उन्होंने प्रोएक्टिवली लिक्विडिटी और ब्याज की दरें को मैनेज करके महंगाई को काबू में रखा है। ग्रोथ एकदम मतलब एक्सपेक्टेशन से ऊपर आई है। महंगाई आरबीआई की टारगेट रेंज के अंदर है। बैंकिंग क्षेत्र में एनपीएस काफी कंट्रोल में है। तो आरबीआई इस वक्त मतलब बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में है। हमें लगता है आरबीआई स्टेटस को मेंटेन करेगा। उन्होंने प्रोएक्टिवली ऑलरेडी अनसिक्योर्ड लोन्स के ऊपर रिस्क वेट बढ़ा के एक पूर आने से पहले डैम बांध दिया है कि कोई रिस्क नहीं हो फाइनेंशियल सिस्टम में। एंड वो
तेल देखेंगे, तेल की धार देखेंगे, डेटा देखेंगे और इस हिसाब से आगे मूव करेंगे। मुझे लगता है भारत में ब्याज के दरों में कटौती प्रोबेबली वेस्टर्न वर्ल्ड में ब्याज के दरों में कटौती होने के बाद चालू होगी। अब 8 तारीख को दरअसल आरबीआई की तरफ से और खुलासा होगा कि उस इकोनॉमी को वो कैसे देख रहे हैं और यहाँ से आगे क्या स्टांस है। नीलेश शाह कह रहे हैं कि लार्जली स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा। नीलेश जी, एक और पॉकेट जहाँ पर हमने देखा है काफ़ी अच्छा पैसा बना है और डिमांड की कोई कमी नहीं है, वो रियल एस्टेट कंपनियाँ। ये रन अप टू इलेक्शंस में क्या इस पूरे स्पेस में और तेज़ी बनेगी, या फिर अगर इंफ्रा में जो जोश आना है वो लार्जली बड़े प्रोजेक्ट्स तो सरकार अंडरटेक करती है उसी पर्सपेक्टिव से रखने हैं? तो हर्षदा, रियल एस्टेट सेक्टर में और बाकी कई क्षेत्रों में हम देख रहे हैं कि प्रीमियमाइजेशन हो रहा है। आज की तारीख में प्रायोरिटी सेक्टर हाउसिंग लोन ऑलमोस्ट स्टेबल है, कुछ ज्यादा बढ़ी नहीं, जबकि नॉन प्रायोरिटी सेक्टर हाउसिंग लोन ऑलमोस्ट 50% बढ़ गई है। तो रियल एस्टेट और बाकी कंज्यूमर क्षेत्र में प्रीमियमाइजेशन का बोलबाला है। जो कंपनीज प्रीमियम कंज्यूमर को सर्व कर रही है उन्हें ग्रोथ दिखने को मिल रहा है। यहां से भी हमें लगता है कि आने वाले समय में प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड बनता रहेगा। लोग एस्पिरेशनल बाइंग के ऊपर फोकस करेंगे एंड कंज्यूमर क्षेत्र में एजुकेशन, टूरिज्म, ट्रैवल, हेल्थ केयर, ये प्रकार के क्षेत्र अच्छा रिटर्न देंगे कंपेयर टू लेट्स से जो रोटी कपड़ा मकान से जुड़े हुए हैं। अच्छा, मार्केट में सब कुछ तेज़ है इस समय, लेकिन एक बार थोड़ा रियलिटी चेक किया जाए 2-3 जगहों पर। एक बार आप लेकर आइए टाटा टेक का शेयर। और हर्षिता, आप छुट्टी पे थी जब ये लिस्टिंग हुई थी, और एक चीज़ मैंने देखा था किस तरह के प्रीमियम पर लिस्टिंग मैंने थी। वो चीज़ बोली थी उस समय कि बहुत सारे लोग 1300 और 1400 पे भी चेज़ कर रहे थे। मैंने कहा था कि ये बहुत गलत कर रहे हैं अगर आप ये कर रहे हैं। तो आप देखिए 1154 पर अब ये शेयर आ गया है। नीलेश भाई, इस मार्केट में रिस्क एक ही लग रहा है मुझे कि कहीं बहुत ज़्यादा एक्सूबरेंस तो नहीं हो रही है प्राइमरी मार्केट में। आप देखिए, इरेडा ने 2 दिन में पैसा डबल किया, तो टाटा टेक ने एक ही दिन में पैसा 2.5 गुना कर दिया। तो कहीं ना कहीं एक लेफ्ट आउट फीलिंग, एक ओवर एक्सूबरेंस, और कई बार ऐसा होता है कि एक आध बड़ी लिस्टिंग जो है, इस तरीके की लिस्टिंग होती है, वो कई बार एकदम टॉप पे आ रही होती है। तो क्या ये एक छोटा सा रिस्क बन रहा है मार्केट में, छोटा सा या बड़ा सा, यू नेवर नो। अनडाउटेबली अनुज भाई, आपने एकदम 100 टच की बात की। हमने 2008 में, 2000 में, हर 2018 में तीनों बार देखा है कि जब बहुत बड़ा आईपीओ आता है और वहां पे निवेशकों को लिस्टिंग के समय निराशा प्राप्त होती है, वो मार्केट का टॉप बना देता है। इस वक्त उस प्रकार का बड़ा आईपीओ नहीं आया है, बट हु नोज, इस बार बात अलग हो। एंड जैसा आपने बताया कि बहुत सारे आईपीओ लिस्टिंग पे दुगना हो रहे हैं, 1.5 गुना हो रहे हैं ना। रातों रात तो कंपनी के वैल्यूएशन में उतना बदलाव नहीं आता है। प्रमोटर कुछ पैसा टेबल पे छोड़ के जाता है निवेशक के लिए, बट 100%, 150% छोड़ के जाए, वो भी उतना सही नहीं लगता। तो आईपीओ में निवेश करते समय लोगों को ध्यान रखना चाहिए। कई बार देखा है कि जोश में जो इस कंपनी का लिस्टिंग हो रहा है उसका वैल्यूएशन जो कंपनी 15-20 साल से मार्केट में है उससे ज्यादा हो जाता है। वो गलत है, एंड आज नहीं तो कल फिर वो वैल्यूएशन करेक्ट हो जाता है। नीलेश जी, एक पॉकेट जिसकी हमने चर्चा बिल्कुल नहीं की है वो है टेक्नोलॉजी कंपनियां, जो एक समय पर अच्छी खासी लीडरशिप में थी, लेकिन जो ग्लोबल माहौल रहा है उसको लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। कोई व्यू नहीं बन पा रहा है उनकी तरफ से, विजिबिलिटी नहीं है कि बिजनेस कैसे और कब टर्न होगा। यहाँ पर क्या मौका है जब जब कोई चर्चा नहीं कर रहा है इन स्टॉक्स में पैसे लगाकर बैठने का? हर्षदा, डेफिनेटली टेक सेक्टर पे नजर रखनी चाहिए। कुछ टेक काउंटर्स में बाईबैक चालू है तो एक फ्लोर बना हुआ है। कुछ टेक क्षेत्र में रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है, फ्यूचर सेल्स की गारंटी नहीं है, इसलिए प्राइस दबे हुए हैं। इस क्षेत्र में ध्यान रखना चाहिए कि कब टेक कंपनीज रिक्रूटमेंट चालू करती है। वो एक इंडिकेटर होगा उनका कॉन्फिडेंस फ्यूचर सेल्स के ऊपर। दूसरी चीज है
हमें ग्लोबल फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। उनके टेक बजट किस तरह स्पेंड होते हैं, किस तरह उसमें निवेश किया जाता है। तो मेरे हिसाब से इस वक्त टेक सेक्टर में ध्यान रखना चाहिए। देयर माइट बी सम स्टॉक्स जहां पे खरीदारी कर सकते हैं, बट जब भी लगे कि एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी बजट बढ़ रहे हैं या लोकल टेक्नोलॉजी कंपनीज रिक्रूटमेंट कर रही है, तब शायद निवेश करने का अच्छा मौका बन जाएगा। अच्छा, एक मेरी तरफ से एक आखिरी सवाल फिर। गलतियां नॉर्मली अच्छे टाइम पे होती हैं, क्योंकि ख़राब टाइम पे तो हम सब कॉशियस होते हैं। तो इस समय रिटेल को किन गलतियों से बचना चाहिए? कोई एक या दो गलती ऐसी जो होने के रिस्क हैं इस समय, जिनसे बचना चाहिए? सो अनुज भाई, ये समय लेवरेज का नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस के धर्म का पालन करिए, लेवरेज लीजिए बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। और दूसरी चीज है, जब तेजी होती है तो कचरा निकालने का सबसे अच्छा समय होता है, कचरा लेने का सबसे गलत समय होता है। अपने पोर्टफोलियो पे ध्यान दीजिए और कचरे को बेच दीजिए और क्वालिटी स्टॉक में निवेश करिए। लिवरेज अगर ले ट्रेडिंग में तो स्टॉप लॉस के साथ ले, और इन्वेस्टमेंट में कचरा निकाल दीजिए, घर पे मत लाइए। ये दो चीज अगर लोगों ने मैनेज कर ली तो मेरे हिसाब से उनका अनुभव आने वाले समय में अच्छा ही रहेगा। राइट नीलेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। एक बार प्राइम मिनिस्टर की तरफ चलते हैं, देखते हैं